अवतार ऑफ स्ट्रेंथ। इस तरह की पावर को सेंस करना मेरे लिए रेयर है। फिर वो सामने की ओर देखते हुए बोलता है वहाँ है। हमें जगह के बारे में बताया जाता है मेमोरीज ऑफ एटेन। फिर लुइन उस जगह के अंदर जाता है। वो देखता है सामने एक दद्दू को जो मस्त अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। वो अंदर एंटर करने के बाद बोल रहा होता है ये मानते हुए कि यह एक ऐसा आइटम है जिसका यूज एक बार ब्लैक ड्रैगन ने किया था। मैंने सोचा था कि ये बहुत ही एक यूनिक प्लेस होगी, लेकिन ये लोकेशन तो थोड़ी ऑर्डिनरी लग रही है। ऐसा नहीं है कि ये किसी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट यहाँ किसी अमीर पर्सन के वॉलेट में है। फिर टेडी बोलता है ड्रेका के आर्टिफैक्ट्स पावर बेस्ड मैजिशियंस के अलावा सभी के लिए यूजलेस है। ऑर्डिनरी मैजिशियंस के लिए वो कूड़े के अलावा कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं लुइन अपनी प्लेयर्स आई को एक्टिवेट करता है और वो फिर सामने की ओर देखता है जहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और हम देखते हैं सामने की तरफ एक रिंग को। सिस्टम में उस रिंग के बारे में बताया जाता है रिंग ऑफ इनविंसिबिलिटी प्लेयर ओनली आर्टिफैक्ट जो 6 में से 3 स्टार का होता है। उसके बारे में डिटेल दी होती है द फर्स्ट आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रेका और एक फेल्यूर। और आगे का जो लिखा है वो तुमको समझ में आए तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं तुम्हारा कमेंट पिन कर दूंगा। उस रिंग को देखकर लुइन बोलता है तो तुम कह रहे हो कि ये एक फेल्यूर है? टेडी हंसते हुए बोलता है हाँ ये बस थोड़ा सा यूनिक है। ये ना सिर्फ अटैक्स को रजिस्ट करता है बल्कि अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड या लवर ने तुम्हें हक कराया तो ये उसको भी रजिस्ट करता है और उनको थोड़ा पीछे पुशबैक कर देता है और जब जरूरत होती है तब ये काम में नहीं आता। फिर टेडी आगे बोलता है अगर तुमको इसकी सच में जरूरत होगी तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा और तुम भी इसका यूज नहीं कर पाओगे, तो हाँ इसीलिए ये थोड़ा फेल्यूर है, लेकिन तुमको इसकी जरूरत है। ये स्ट्रेंथ को 200 से इंक्रीज कर देता है। एक्चुअली बस इसी कारण से ये यूजफुल है। फिर लुइन उस रिंग को पहन लेता है और फिर सोचता है ग्रेट ये परफेक्टली फिट हो गई। ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। और फिर वो उन दद्दू के पास जाकर उनसे बोलता है मैं ये रिंग ले रहा हूँ, ये कितने की है? वो दद्दू भी बोलते हैं हाँ ऐसे ले जाओ, ये एक परेशानी वाली चीज है इसीलिए कह रहा हूँ इसको ऐसे ही ले जाओ। फिर लुइन बोलता है तो मैं दूसरा आइटम खरीद लेता हूँ। वो दद्दू बोलते तुम बहुत काइंड हो बेटे। फिर लुइन आगे बढ़ते हुए चीजों को देखने लगता है और चीजों को देखते हुए बोलता है प्लेस आई बहुत हेल्पफुल है, ये आइटम्स की ट्रू वैल्यू दिखाती है। इस तरह कॉमन नॉर्मल रैरिटी उसमें भी लो। फिर लुइन की नजर एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक बुक होती है जिसमें से गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही होती है। उसमें लिखा होता है रैरिटी हाई क्वांटम मैकेनिज्म ऑफ मैजिक एंड स्वॉर्ड। और लुइन उस बुक को लेने के लिए आगे बढ़ता है और उस बुक पर जैसे ही हाथ रखता है वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। लुइन उस लड़की को देखकर मन में सोचता है ये पर्सन तो। फिर हमें उस लड़की के बारे में दिखा दिया जाता है आयरन प्राउस 5th क्लास मास्टर पोटेंशियल वेरी हाई। लुइन सोचता है ये तो आयरन है सेकी एकेडमी से। फिर हमें बताया जाता है किंग येओम द किंग ऑफ विजार्ड्स और द विजार्ड्स ऑफ बाउंड्रीज के नाम से जाना जाता है थे रान आर्टेमिस। उसने पर्सनली 11th नेक्स्ट जनरेशन सोर्सरर्स में से एक को चुना। लुइन सोचता है हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि वो एक जीनियस है जो 16 साल की उम्र में ही 5th क्लास में पहुंच गई। इसे 5th क्लास मास्टर कहा जा रहा है। क्या रूमर्स सच में उसके लेवल को कम नहीं बता रहे हैं? फिर आयरिन लुइन से बोलती है इसे जाने दो। लुइन बोलता है मैं पहले आया था। फिर आयरिन बोलती है तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म से जज किया जाए तो तुम इग्नाइट एकेडमी से होंगे। मेरा नाम आयरिन है और मैं सेकी एकेडमी से हूँ। तुमको वो आइटम मिल गया है जिसकी तुम्हें तलाश थी और ऐसा लग रहा है कि तुम इस आइटम को बोनस की तौर पर ले रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इसी बुक के लिए आई हूँ। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या तुम इसे मुझे लेने दोगे? लुइन उसको देखकर अपने मन में सोच रहा होता है तुमने न सुनने का नाटक किया लेकिन तुम एक्चुअली में अटेंशन दे रही थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रैंड टूर्नामेंट के दौरान हमारा एक दूसरे से आमना सामना होगा? फिर लुइन आयरिन से बोलता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? ये बुक कुछ ऐसी है जिसे नॉर्मली कोई दूसरा फाइंड नहीं करेगा। आयरिन बोलती है वेल, और फिर वो थोड़े से अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है ये मेरे पर्सनल होमवर्क के लिए है, डिटेल्स देना थोड़ा डिफिकल्ट है तो प्लीज और ज्यादा क्वेश्चन मत करो। लुइन सोचता है ये एकेडमी के होमवर्क की तरह तो नहीं है, क्या ये कोई ऐसा अलग से टास्क है जिसे किंग योम ने तुम्हें दिया है? फिर लुइन बोलता है ठीक है ले लो। आयरन बोलती है क्या सच में? लुइन बोलता है तुमने नहीं कहा था कि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो ले जाओ। फिर वो बोलती है थैंक यू। फिर लुइन उसको वो बुक देने के बाद दूसरी चीजें देखने लगता है। आयरन उसे एक टक नजर से देख रही होती है। ब्रो इनके बीच में कुछ हो सकता है क्या? जरा मुझे कमेंट में बता देना। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें डॉर्मेटरी को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम आयरन से मिले? वाह
वाह, तुम दोनों ने किस बारे में बात करी? क्या लोगों जैसा बोलते वो उतनी सुंदर है? आखिर तुम दोनों कहाँ और कैसे मिले? हम देखते ये सब सवाल जैसन और हानकस ने लुइन से पूछा होता है। लुइन उनको जवाब देता है, क्या तुम मुझसे एक समय पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो? फिर अगले सीन में हम देखते वो तीन ही एक साथ बैठे होते हैं। जैसन बोलता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है, मेरा सपना है आयरन का हाथ पकड़ना। हानकुस बोलता है, आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? मैंने भी लास्ट मैजिक टूर्नामेंट में आयरन को देखा था, यहाँ तक कि ओपनिंग सेरेमनी में वो मेरे ठीक बगल में 3 सीट की दूरी पर खड़ी थी। जैसन उसे चिल्लाते हुए बोलता है, उसमें बड़ी बात क्या है? तूने बातचीत थोड़ी ना करी होगी। और वो ऐसे ही आयरन के पीछे झगड़ा रहे होते हैं। लुइन को तो जैसे वो दोनों भूल ही गए हो। फिर हानकुस बोलता है, वैसे भी वो वुमेन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमेशा सेकंड रहती है। वो हर साल बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती है क्योंकि वो हमेशा डूम प्राइम से पीछे रहती है जो अनबीटेबल है। ये बात सुनकर जेसन का पारा पार हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये किस तरह की कुत्ते की हड्डी है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी आयरन के बारे में? लेकिन वो आगे बोलता है, तभी हानकुस उसकी बात काटते हुए आगे बोलता है, वो कुत्ते की हड्डी नहीं है, वो लिरनैक मैजिक एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है। इसका मतलब है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट में मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मैजिशियन है और वो आर्टिफैक्ट रेडिएंट स्वॉर्ड का मालिक भी है। ये सुनकर लुइन सोचता है, एक स्वॉर्ड? और वो फिर सोचता है, तो ये बात थी जिस कारण आयरन को उस बुक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यह डूम प्राइम को डिफीट करने के लिए था। फिर हानकुस आगे बताता है, लेकिन सच तो यह है कि एक मैजिकल स्वॉर्डमैन होना काफी एम्बिजियस है। मैजिक स्वॉर्ड का मैजिक एम्प्लीफिकेशन दूसरे वेपन्स की तुलना में पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव नहीं है और एक नाइट के लेवल पर स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन डूम प्राइम डिफरेंट है। रेडिएंट स्वॉर्ड एक एस रैंक आर्टिफैक्ट है। ऐसा लगता है कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप कम से कम एक डिसेंट नाइट जैसी है। उसकी बातें सुनकर जैसन बोलता है, उसके पास अमेजिंग वेपन, एक्सीलेंट स्वॉर्डमैनशिप और एवन बेटर मैजिक है और ऊपर से वो एक अमीर और प्रेस्टिजियस फैमिली से है और दिखने में भी अच्छा है। वो वुमेन्स के बीच में पॉपुलर भी है। मैं तो बहुत जेलस फील कर रहा हूँ। उसकी ये बातें सुनकर लुइन अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और फिर हमें बताया जाता है, आयरन प्राउस जिसने 16 साल की उम्र में ही 5th क्लास मैजिक को मास्टर कर लिया था और डूम प्राइम एक मैजिक स्वॉर्डमैन जिसने जीतने के लिए हर साल आयरन को हराया है। लुइन मन में सोच रहा होता है, अगर मुझे उन जीनियसेस के अगेंस्ट लड़ना होता जो एंटायर कॉन्टिनेंट को हिला देते, तो क्या मैं उनके सामने जीत सकता हूँ? और वो पिछली बातें याद करते हुए सोचता है, ऑब्वियसली मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसकी अभी किसी को परवाह भी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई बंदा आ जाता है जो चिल्लाते हुए बोलता है, गाइस ग्रैंड टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड के मैच अनाउंस हो गए हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर लुइन सोचता है, ओके देन, और फिर वो खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है, द ग्रैंड टूर्नामेंट इट स्टार्ट्स नाउ। फिर हमें बताया जाता है ग्रैंड टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट टूर्नामेंट ब्रैकेट फाइनली रिलीज हो गया। लुइन उधर की ओर देखते हुए सोचता है, हमारे अपोनेंट्स। बोलता है, क्या हमारे पहले अपोनेंट कॉल अकेडमी से है? फिर तभी वहाँ पर कोई बोलता है, हम पहला मैच तो बड़ी आसानी से जीतने वाले हैं। ये सुनकर वो सभी लोग पीछे देखते हैं। हम देखते हैं जिसने ये बात बोली होती है वो होता है सेटा, जो वहाँ पर आते हुए बोल रहा होता है, हमारे पहले अपोनेंट के रूप में मैं तुम लोगों के साथ इजी होने वाला हूँ, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, है ना? लुइन सोचता है, ओयोटा नेशनल मैजिक एकेडमी, और फिर उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये लोग तो बिल्कुल भी बेस्ट अपोनेंट नहीं है। रूमर्स है कि ओयोटा के पास प्ले करने के लिए मैसी स्टाइल है और सबसे बढ़कर हमारी साइड बहुत से स्टूडेंट है जो ओयोटा से हारने का सदमा झेल रहे हैं। सेटा वहाँ पर बोल रहा होता है, इन लोगों को हमारे ओपोनेंट के रूप में फेस करना हमारे लिए तो सिर्फ वार्म अप है, कितना बेकार है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद दूसरी एकेडमी के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वहाँ पर वो बंदे बात कर रहे होते हैं। कोई बोलता है, मैं बहुत जेलस हूँ, कॉल अकेडमी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन बेहतर होता। दूसरा बोलता है, हाँ उन्होंने जैकपॉट हासिल कर लिया, लेकिन क्या हम कुछ ज्यादा ही आउट स्पोकन नहीं हो रहे हैं? वैसे भी वो प्रोबेबली मूव करने से भी डर रहे हैं। कॉल अकेडमी के लोग ऐसे ही होते हैं, है ना? हम देखते हैं लुइन एक स्माइल करते हुए मन में सोचता है, हाँ तो चलो डेफिनेटली
इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, उन लोगों को दिखा दे कि हम पहले की तरह नहीं हैं। फिर वहाँ पर लुइन बोलता है मैं इसका इंतजार कर रहा था। ये सुनकर सेटा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं लुइन आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है तो ग्रैंड टूर्नामेंट में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। उसको इस तरह देखकर सेटा उससे बोलता है तुम क्या कर रहे हो। फिर लुइन बोलता है मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए अलो करो और फिर वो वहाँ सभी से बोलता है एवरीवन नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है लुइन आइडल, मैं उसी कोल अकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिसके बारे में तुम अभी बात कर रहे थे। आई थिंक ये फॉर्मेलिटीज अब इनफ है, लेकिन मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे और ज्यादा कोल अकेडमी के नाम से रिफर मत करो। ये सुनने में बहुत बेकार लगता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर लुइन आगे बोलता है मैं बहुत लंबे समय से लास्ट प्लेस पर फंसा हुआ हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो मैं इससे थक चुका हूँ, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं फर्स्ट प्लेस को एम करूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो दूसरे एकेडमी के स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं अगर तुम एक खराब एकेडमी को खराब एकेडमी नहीं कहोगे तो तुम उसे क्या कहोगे, तुम ऐसी बेतु की बातें कैसे कर सकते हो, क्या तुम सीरियस भी हो। फिर सेटअप बोलता है और अचानक आए सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में क्या, फर्स्ट प्लेस कितना रिडिकुलस है और आखिर तुम हो कौन जो ऐसी बातें करते हो। लुइन बोलता है मैं, और वो फिर डीन को याद करता है और उससे बोलता है मैं एक सीक्रेट वेपन हूँ, अब मैं और ज्यादा पीछे नहीं हटूंगा। फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक जगह पर सेटा और उसके सारे टीममेट्स को और वो बैठे बैठे लुइन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाली और मुझे पता चला कि वो एक फेल्यूर है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है एक फेल्यूर, आखिर कोई फेल्यूर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकता है। फिर हम देखते हैं बंदे को जो बोलता है मैं इन डिटेल्स के बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन वो कहते थे कि वो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होता था, लेकिन सडनली उसके फर्स्ट सेमेस्टर में सारे उसकी ग्रेड्स बढ़ गए। ये सुनकर सेटा उससे बोलता है क्या सारे ग्रेड बढ़ गए। वो बंदा बोलता है हाँ, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले वाला उसका कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी कारण से है। ये सुनकर सेटा अपने प्रोफेसर की बात याद करते हुए कुछ सोच रहा होता है और फिर वो बोलता है नहीं इसे भूल जाओ, आखिर मैं उन लूजर बंदों से फालतू में क्यों भिड़ रहा हूँ। एनीवे मुझे उन पर नजर रखनी होगी, ये हमारे ओल्ड स्कूल डेज जैसा ही है। फिर हमें अगले सीन में एक नाइट डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर अंदर सभी स्टूडेंट्स को जो कि एक जगह पर गैदर होते हैं। लुइन हमें बताता है कल टीम कंपटीशन है जहाँ पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। थ्रो माना बॉम्ब, और हमें बताया जाता है मिथ्रिल गोलेम के ऊपर माना बॉम्ब को थ्रो करना एक सिंपल गेम जहाँ पर तुम्हें अपोजिट टीम से पहले गोलेम को डिस्ट्रॉय करना है। फिर हम देखते हैं लुइन को जिससे एक बंदा बोलता है कल बिना लुइन के क्या हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। लुइन उनसे बोलता है हमें इंडिविजुअली इसे एडमिट करना होगा कि ओयोटा के कंपेयर में हमारे पास स्किल्स की कमी है, लेकिन हम डेफिनेटली जीत सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत खड़े हो जाते हैं और फिर लुइन से पूछते हैं हम जीत सकते हैं लेकिन कैसे। फिर लुइन उन्हें बताता है ये एक टीम इवेंट है ना, अगर हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा ले तो हम जीत सकते हैं, तो अभी से प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सुनकर हानको उससे बोलता है प्लानिंग, कैसी प्लानिंग। फिर लुइन उन्हें बताता है ग्रुप 1 माना बॉम्ब को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ग्रुप 2 ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करेंगे और ग्रुप 3 मिथ्रिल गोलम पर अटैक करने के लिए फोकस करेंगे। और ध्यान से सुनो हम ग्रुप 4 को असाइन करेंगे जो स्पेल्स को कास्ट करके एनिमी गोलम को डिस्टर्ब करेंगे। ये सब सुनकर एक बंदा बोलता है लेकिन क्या इससे बहुत देरी नहीं हो जाएगी। कोई बंदा बोलता है ये सही है, 30 लोग एक साथ ओयोटा पे हमला करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे कम नंबर के साथ हमला करना अच्छा विचार है। ओयोटा कोई इजी अपोनेंट नहीं है। उनको देखकर लुइन कुछ सोच रहा होता है और फिर वो उन लोगों से बोलता है तुम गाइस आखिर तुम सोच क्या रहे हो, याद करो थोड़ी देर पहले मैंने दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स के सामने क्या बोला था, इस टाइम हम फर्स्ट होंगे ना कि लास्ट, एटलीस्ट मैं सिंसियर था है ना। फिर वो उन लोगों के सामने कुछ पेपर्स को ला के रख देता है और उनसे बोलता है यहाँ तक कि ऐसे मैच में भी जहाँ मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। जब ओयोटा के स्टूडेंट्स एक माना बॉल को थ्रो करेंगे हम 2 या 3 को थ्रो करेंगे और हमें उनको थ्रो करने की जरूरत है, जबकि ट्रेडिशनल
प्रोफेशनल अप्रोच आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल स्किल वाली टीमों के लिए इफेक्टिव हो सकता है। इस पॉइंट पर हमारी टीम के लिए ज्यादा समय लगता है। फिर जैसन बोलता है ऑल राइट, मुझे लुइन पर बिलीव है। हानकुस बोलता है मुझे भी। ऐसे करते सभी लोग आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं हम सभी को तुम पर बिलीव है। ये सुनकर लुइन उनसे बोलता है तो चलो हैनकुस को लीड करने दो। उसके बाद मीरा, मिल, मोरा, आइके और फ्रिया वे लोग पूरी तरह से प्री हीटिंग पर फोकस करेंगे और थिएमेंथियस ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करेगा। फिर लुइन बताता है मैंने एक मेथड को चूज करा जो डिफरेंट स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर देगा। ऑफ कोर्स इस चॉइस के पीछे का रीजन मेरी एबिलिटी है, प्लेयर्स आई एबिलिटी, जो किसी ऑब्जेक्ट के एसेंस को पेनिट्रेट करती है। मैं इसका यूज अपनी टीम की कमियों को छुपाने और उनकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने के लिए करता हूँ। पूरी लिस्ट देखने के बाद जिन स्टूडेंट्स को डाउट था उनके फेस भी बदल गए। लुइन उन लोगों को खुश और मोटिवेट देखकर मन में सोचता है थैंक गॉड, अब हमारे एकेडमी टीम मेंबर्स के बीच उम्मीद खिलने लगी है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं उनकी एकेडमी का एक बंदा वहाँ पर आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बोलता है लुइन, उसको देखकर वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं पुलम आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर लुइन उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। वो बंदा बोलता है ओयोटा के स्टूडेंट्स। लुइन बोलता है ओयोटा। फिर वो बंदा आगे बोलता है ओयोटा का रिप्रेजेंटेटिव गुंडों के एक समूह को लीड करता हुआ आया और उसकी ये बात सुनकर लुइन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते सेटा और उसके टीममेट्स को जो उस जगह पर बैठे होते हैं, लेकिन उनको तभी कुछ आवाज सुनाई देती है तो फिर वो उधर की ओर देखते हैं। हम देखते वहाँ पर लुइन आ चुका होता है जिसको देखकर सेटा बोलता है ओ तो तुम सच में आ गए। और फिर वो बोलता है मैंने कहा था ना कि वो लोग आएंगे, क्या करोगे तुम, क्या तुमको लगता है कि कुछ होगा। फिर लुइन उससे बोलता है सेटा मालकिरी अभी बाहर आओ। ये सुनकर सेटा हंसते हुए बोलता है ये बंदा सच में इंसेन है। और फिर वो लुइन से बोलता है तुम इस तरह का एक्ट करने में क्या बिलीव करते हो। ये सुनकर लुइन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलता है तो तुम कह रहे हो कि मैं इस तरह का एक्ट करने में क्या बिलीव करता हूँ। और वो ये कहने के साथ अपने हाथ के प्रेशर को बढ़ा देता है जिसके कारण सेटा अपने घुटने पर आ जाता है। ये देखकर सेटा बड़ी हैरानी के साथ अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसी स्ट्रेंथ थे। और फिर वो लुइन पर अटैक करते हुए बोलता है तुम कमीने, तुम नहीं बचने वाले। लेकिन हम देखते लुइन भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके हाथ को पकड़ता है और फिर मोड़ देता है। और उसके हाथ को मोड़ने के साथ फिर उससे बोलता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, हमें अरेना के बाहर एक और बार टच करो और ये इस तरह से खत्म नहीं होगा। लुइन द्वारा उसके हाथ मोड़ने के कारण वो दर्द के कारण जमीन पर लेट गया होता है। उसके टीममेट्स उसके पास आते हुए बोलते हैं आखिर अभी क्या हुआ, सेता के साथ क्या हो रहा है। सेता के पूरी तरह से हाथ कांप रहे होते हैं, उसके शरीर से पसीना निकल रहा होता है और हम देखते हैं लुइन उसके सामने खड़ा होता है। लुइन उससे बोलता है हे क्या तुम मुझसे एक बैट करना चाहते हो। फिर हम देखते हैं वापिस से इग्नाइट डॉर्मेटरी को जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है क्या सभी बैट्स को खत्म करने के लिए एक बैट, अगर हम ओयोटा को हरा दे तो सेता मिल्किरी को तुमसे एक पंच खाना होगा, वही पंच जिसने माइकल को नॉकआउट कर दिया था। लुइन उनसे बोलता है और वो हमसे माफी मांगने पर एग्री हो गया, वो भी सभी स्टूडेंट्स के सामने। ये सुनकर सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो रहे होते हैं। उनको खुश और मोटिवेट देखकर लुइन भी खुश होता है। तभी वहाँ पर दरवाजा खोलते हुए एक स्टूडेंट आता है जो उन सभी से बोलता है चलो अभी अल्टेन स्टेडियम की ओर चलो, हर कोई रेडी हो जाओ। फिर हमें बताया जाता है द ग्रेट टूर्नामेंट अ गैदरिंग ऑफ विजार्ड्स और पूरे कॉन्टिनेंट पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जिन विजार्ड्स ने यहाँ अपनी स्किल दिखाई है वे लोग एक लेजेंडरी फिगर बन गए हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में अपना एक मार्क छोड़ा है। हम देते लुइन को जो कि वहाँ पर सोच रहा होता है यहाँ वे लोग गैदर हुए हैं जो हिस्ट्री के सेंटर में एक साथ होंगे, ये सोचना कि मैं यहाँ हूँ। फिर हम देखते एक बुढ़ऊ को जो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोलता है ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर खत्म होती है, स्टूडेंट्स प्लीज अपनी सीट्स पर वापस जाओ। फिर लुइन भी एक जगह जाने लगता है, उसको रास्ते में कोई देखता है। हम देखते वो सेता होता है। वो लुइन से बोलता है मैं आज का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं कल की तरह आज भी अपने गार्ड को डाउन नहीं होने दूंगा। और वो ये कहने के साथ वहाँ से जाने लगता है। लुइन उसको देखते हुए सोचता है अभी मैं जिस अपोनेंट पर फोकस कर रहा हूँ वो तुम नहीं हो सेता मिल्किरी। और वो फिर एक तरफ देखता है और उधर की ओर देखते हुए सोचता है वो डूम प्राइम है, मैजिक टूर्नामेंट का हीरो
लिनाचिमा डिसीज ट्रेनिंग सेंटर में सबसे आगे एक स्टूडेंट। अगर मैं इस कंपटीशन में जीतना कंटिन्यू रखता हूँ तो ये एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं डेफिनेटली मिलूंगा। तभी उसको कोई बोलता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा स्टाइल एक्सीडेंट पैदा करना और फिर उससे इनकार करना है। ये सुनकर लुइन हैरानी के साथ उधर देखता है। हम देखते हैं उसके पीछे आयरिन आ चुकी होती है और उसी ने ये बात लुइन से बोली होती है। फिर आयरिन उससे बोलती है, कल क्या तुमने सभी के सामने किसी को प्रवोक किया था? उसके बाद तुमने ओयोटा डोमेटी पर अटैक किया और उसे उलट पलट कर दिया। उसकी ये बात सुनकर लुइन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर उससे बोलता है, आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? उसकी ये बात सुनकर आयरिन बोलती है, अल्टेन छोटी जगह है, प्रोबेबली ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जो अब तक ये बात नहीं जानता हो। ये सुनकर लुइन अपना सर खुजाते हुए उससे बोलता है, मैंने एग्जैक्टली उसे उलट पुलट नहीं किया, मैं तो बस एक बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। आयरिन बोलती है, एनीवे, चूंकि तुमने मुझे वो बुक दी जिसकी मुझे तलाश थी तो मैं तुमको कुछ एडवाइस दूंगी। यहाँ अगर पॉसिबल हो तो इनकॉन्स्पिशियस होना बेहतर है। लुइन बोलता है, जैसे तुम्हारी तरह जो अपनी ट्रू स्किल्स को छुपाती है। ये सुनकर आयरिन हैरान हो जाती है। लुइन वहां से जाते हुए उससे बोलता है, वेल मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि हमारी टीम ओपनिंग सेरेमनी की फर्स्ट मैच में है। हम देखते हैं आयरिन को जो उसकी ओर ही देख रही होती है। फिर लुइन उसके टीममेट्स को बोल रहा होता है, एक मूवमेंट में हम माना बॉम्ब फेंकना शुरू कर देंगे। फर्स्ट मैच एक नाइट मैजिक एकेडमी और ओयोटा नेशनल एकेडमी के बीच है। क्या तुम लोग रेडी हो? ये सब बातें सुनकर वो लोग अपना मैच लड़ने जाने लगते हैं। लुइन उनसे आगे बोलता है, उन लोगों को प्रूव कर दो कि हम भी ये कर सकते हैं। उन लोगों को बता दो कि अब हम वीक एकेडमी नहीं है। और लुइन की ये मोटिवेशन बातें सुनकर वो लोग अरीना की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लुइन हमें बताता है, फाइनली माना बॉम्ब थ्रो का ओपनिंग मैच, द फर्स्ट मैच ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गया। पीपल्स कंफ्यूज थे। इस ग्रेट टूर्नामेंट में अब तक टीम मैच कहे जाने के बावजूद इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स की एबिलिटी ने ही जीत या हार को डिटरमाइन किया है। ये इनएविटेबल था कि नाइट्स के सिमिलर ग्रुप अरेंजमेंट अनफेमिलियर थी। हम देखते डूम प्राइम को जिसके आसपास खड़े बंदे बात कर रहे होते हैं, क्या वो प्री हिटिंग और थ्रोइंग टास्क को डिवाइड कर रहे हैं? ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, इसके बारे में चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए ओयोटा ही जीतेगा। क्या ये वही स्कूल नहीं है जहाँ उस लड़के ने फर्स्ट प्लेस पाने का दावा किया था? इग्नाइट एकेडमी का टिपिकल एटीट्यूड। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो लास्ट प्लेस पर पहुंचे। क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कोई कारण है कि दूसरे वह नहीं करते जो वे करते हैं? फिर हम देखते हैं आयरिन को जो कि वो भी ये मैच देख रही होती है और फिर वो बोलती है और उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है। फिर सामने हम देखते हैं एक गोलम को बहुत गंदा डैमेज होता है। वहाँ पर लोग बोलते हैं, इग्नाइट के मिथ्रिल गोलम को देखो, उसने ऑलरेडी अपने एक हाथ को खो दिया है। लुइन उनसे बोलता है, एवरीवन कीप इट अप, हानकुस प्री हिटिंग स्पीड सफिशिएंट है। मोरा, आया, तुम दोनों थ्रोइंग टीम को सपोर्ट करो। जेसन, गोलम के राइट आर्म को एम करो। और फिर हम देखते हैं उस गोलम का राइट आर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम देखते सेता को जो कि गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, तुम कमीनो, आगर तुम कर क्या रहे हो? भले ही ये मैजिक कर रहे हैं लेकिन ये अपना स्टेमिना नहीं खो रहे। ये लोग तुम्हारे एवरेज अपोनेंट नहीं है। और फिर वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, डैम इट लुइन एडल। हम देखते आयरिन को जो अपने सामने का ये नजारा देखकर अपने मन में सोच रही होती है, इम्प्रेसिव। और वो सोचती है पूरी तरह से उनकी स्ट्रेटेजी के कारण इग्नाइट एकेडमी ओयोटा को चैलेंज कर रही है जिसका इंडिविजुअल स्किल में क्लियर एडवांटेज है। ये स्ट्रेटेजी टीम मेंबर्स की एबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, लेकिन अगर तुम इसे ठीक तरीके से नहीं समझते हो तो यह किसी काम का नहीं है। मैं जिस बुक की तलाश कर रही थी उसकी वैल्यू एक नजर में और यहाँ तक कि उस पोजीशन में जो टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करती है, यह पर्सन कौन है? हमें मैजिक टूर्नामेंट में ऐसा कुछ पहले क्यों नहीं दिखा? फिर हम देखते हैं एक माना बॉल को जिसको जेसन फेंकते हुए बोलता है, अब इसे खत्म करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो माना बॉल सीधे जाकर उस गोलम में पड़ती है जिसके कारण वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अपने सामने का ये नजारा देखकर सेता पूरी तरह से सदमे में चले जाता है। और हम देखते हैं वो गोलम टूट के नीचे भी गिर जाता है। अपना फर्स्ट मैच जीतने के बाद सभी स्टूडेंट्स खुशी मनाने लगते हैं। वो बोल रहे होते हैं, हमने ये कर दिखाया, हम जीत गए। फिर लुइन बताता है, द फर्स्ट मैच ऑफ द ग्रैंड टूर्नामेंट, द माना बॉम्ब थ्रो। हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि ओयोटा जीतेगा, वो इग्नाइट एकेडमी ने जीत लिया। फिर हम देखते हैं इग्नाइट एकेडमी को जीतता हुआ देखकर
वहाँ पर बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर कल की वर्स्ट एकेडमी लास्ट नहीं थी, ओयोटा लास्ट प्लेस है। वेल अगर ओयोटा लास्ट है तो हमें इसे क्या कहना चाहिए? कोयोटा? वेल ये इसे रखने का एक तरीका है। फिर हमें बताया जाता है एक मूवमेंट पर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के बीच फ्लैग ग्रैबिंग इवेंट शुरू हो जाएगा। पहले मैच में इग्नाइट मैजिक एकेडमी से लुइन आर्डेल शामिल होगा और ओयोटा नेशनल मैजिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से थेटा मेलकरी। हम थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आएंगे। ब्रो यहाँ पर नाम का कुछ कंफ्यूजन है, आगे सेठा लिखा हुआ है और यहाँ पर थेटा लिखा हुआ है, तो थेटा बोलने में मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यही बोलूंगा। फिर हम देखते लुइन और थेटा आमने सामने आ चुके होते हैं। टेडी लुइन से बोलता है क्या तुम नर्वस हो लुइन? लुइन उससे बोलता है हम 32 स्कूल में से 20th प्लेस पर है, ये परफेक्ट है। फिर टेडी उससे बोलता है इसमें इतना परफेक्ट क्या है? लुइन बोलता है रिसेंट विन के कारण लोग हमें फिर से नोटिस करने लगे हैं, बट हमारे पास अभी भी सालों से लगे हुए लेवल को हटाने का एक रास्ता है। ओवरवेलमिंग विक्ट्री, ओयोटा को एक तरफा हराना, ये लोगों के मन में एक स्टेटमेंट बना देगा। टेडी बोलता है ओ आई सी। फिर लुइन बोलता है और हमें इसे दिखाना होगा मैजिशियंस के किंग को। और फिर हम देखते हैं एक जगह को जहाँ पर बीच में एक बॉल पड़ी होती है और उसके आसपास लोग बैठे होते हैं और वो लोग उसके अंदर थेटा और लुइन को देखते हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदे को, उसके बारे में हमें बताया जाता है फ्लेम किंग थेरोन। फिर वो बंदा डीन से बोलता है लुइन आर्डेल 11 चिल्ड्रंस के लिए कैंडिडेट है। डीन बोलते हैं मुझे याद है। वो किंग बोलता है मैंने एक टैलेंटेड फ्रेंड की मेमोरी रखी है, वो ऐसे टैलेंटेड पर्सन थे, यंग एज में ही ब्रेन पर काबू करने में मास्टर थे, दैट्स वाई ये और भी ज्यादा रिग्रेटेबल था। मैजिक डिस्चार्ज डिसऑर्डर। ये सुनकर डीन उससे बोलते हैं क्या ये डिसअपॉइंटिंग था? मेरे व्यू से देखो उसे एक यूजलेस चाइल्ड की तरह ट्रीट किया गया। फिर वो किंग बोलता है एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे पहले की तरह इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स के लिए सिलेक्टेड नहीं किया गया। क्या उसने पिछले कुछ सालों में कर्ज पर काबू पा लिया? ये सुनकर डीन उससे बोलते हैं समय ही बताएगा। फिर हम देखते लुइन को जो आगे अरीना में जा रहा होता है। टेडी उससे बोलता है प्लान क्या है? चाहे ये मैजिक को रिस्ट्रेनिंग करना हो या मैजिक को फ्रीजिंग करना हो, हमें किसी भी तरह उससे छुटकारा पाना होगा। शायद किसी गार्डियन को बुलाया जाए। लुइन बोलता है गार्डियन तो बहुत डम्ब है, ये काम नहीं करेगा। टेडी बोलता है तो फिर हम कैसे कम्पीट करें? लुइन खुद को स्ट्रेच करते हुए बोलता है ऑब्वियसली हम हेड डॉन फाइट करेंगे। फिर वो बुढ़ा बोलता है मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होने के साथ ही वो एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थेटा अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है तुमने डोम में जो किया उसके लिए मैं तुमको वापिस से पे करूंगा, समन बैटल गार्डियन। और उसके ये कहने के साथ ही वहाँ पर एक नाइट टाइप का फिगर अपीयर होता है जो लुइन के सामने आ जाता है, जिसको देखकर लुइन भी अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है टाइम डिस्टोर्शन। और इस स्किल का यूज करने के कारण वो बहुत तेजी से मूव करने लगता है और वो तेजी से थेटा के पीछे आ जाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है और जल्दी से लुइन पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं लुइन अपने हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद लुइन उससे बोलता है मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। थेटा अपनी हाथ की ओर देखते हुए बोल रहा होता है मैं इसे वापस खींच नहीं पा रहा। फिर तभी लुइन थेटा को अपने आगे करते हुए उससे बोलता है अब उस तरह की बातचीत का समय नहीं है। थेटा भी हैरानी के साथ बोलता है क्या? फिर तभी हम देखते वो नाइट उसके जस्ट सामने आ जाता है, यानी लुइन ने थेटा को इसीलिए अपने सामने करा था। उस नाइट को अपने सामने देखकर थेटा घबराते हुए बोलता है स्टॉप इट तुम स्टूपिड गार्डियन। तभी वो वहाँ से मूव करने की कोशिश करता है लेकिन एकदम हैरान हो जाता है और वो सोचता है मैं मूव नहीं कर सकता। फिर लुइन उससे बोलता है अब मुझे जाने दो। ये सुनकर थेटा को वही पुरानी चीजें याद आती है और वो सोचता है उस समय जिस पावर को मैंने फील किया था वो रियल थी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने अपना गार्ड को डाउन कर दिया था। हम देते वो नाइट जस्ट उसके पीछे आ चुका होता है। थेटा ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और वो सोचता है मैं हार गया। फिर उसकी आंखें बंद ही होती है लेकिन उसको कुछ नहीं होता, तो वो अपने आगे खोलकर उधर की ओर देखता है। वो देखता है लुइन ने अपना अटैक उस गार्डियन पर कर दिया होता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ अपने मन में सोचता है ये नहीं हो सकता, वो गार्डियन ऑफ स्टील को संभाल रहा है, वो भी बेयर हैंड्स के साथ। और हम देखते हैं लुइन ने उस गार्डियन को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी होती है। लुइन अपना काम खत्म करता है। उसको इस तरह देखकर
थेटा जमीन पर बैठ गया होता है। फिर लुइन उस गार्डन को ठिकाने लगाने के बाद थेटा की ओर आगे बढ़ता है। थेटा उससे बोलता है, तो तुमने मुझे बचाया? लुइन उससे बोलता है, हमारे क्लासमेट्स पर हमला किसने किया था? ये सुनकर थेटा बोलता है, मैंने। लेकिन लुइन उसकी बात काटते हुए उससे बोलता है, मैं खुद से इसे फिनिश करूंगा। तुमने हमारी बैट को नहीं भूला होगा, है ना? तो इसे सिर्फ एक पंच से सेटल कर लेते हैं। और फिर हम देखते लुइन वही फ्लिक करने के लिए थेटा की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। और तभी अगले सीन में हम देखते थेटा को आसमान में उड़ते हुए। वो ऊपर देखते हुए सोच रहा होता है, द स्काई इट्स सो ब्लू। लोगन बोल रहे होते हैं, वाओ इनक्रेडिबल। इधर लुइन के सारे टीममेट्स बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर लुइन बताता है, अल्टेन स्टेडियम चीयर्स से गूंज उठा। लोगन वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं, दैट्स इम्प्रेसिव। आखिर वो किस तरीके का मैजिक था? ये तो कम्प्लीटली वन साइडेड मैच था। लुइन भी मस्त अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा होता है और हमें बताया जाता है। और अनदर पर्सन जो लुइन पर ध्यान दे रहा था। फिर हम देखते डीन को जो सोच रहे होते हैं